अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डिन स्टोरीज चैनल। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाकर तमाम वीडियो नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। सभी को खबर है कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री हैं। विनोद जी ने नरमी से कहा, इसी को तो सियासत कहते हैं सुखबीर, और मैं इसको मुनाफिकत कहता हूँ। मैंने बिला झिझक कह दिया। मेरी नजर में विनोद जी भी एक मुनाफिक ही था। बड़े भारी भारी लफ्ज बोल रहे हो। वो ढीठ आदमी इस पर भी मुस्कुराने लगा। फिर गोया मुझे समझाया, इस राजनीति को हिंदू महासभा कभी समझ नहीं पाएगी। इसी के कारण तुम ये देखोगे सुखबीर कि सरकार कांग्रेस ही की रहेगी और कभी हिंदू महासभा अपनी सरकार नहीं बना सकेगी। विनोद जी, अगर आप अपनी सरकारी हैसियत की वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। गलत समझे सुखबीर, तुमसे इस समय हम सरकारी हैसियत में बात नहीं कर रहे, बल्कि सुनीता के नाते तुम्हें अपना जानकर ऐसा कह रहे हैं। तुम एक गलत दिशा में जा रहे हो। सो तुमको समझाया है। जो कुछ हमने कहा है ये हमारे ही विचार हैं। इसका सरकार से कोई संबंध नहीं। अच्छा खैर, छोड़ो इस बहस को। इस देश के दिशे में तो हमारे तुम्हारे विचार एक समान है ना, फिर झगड़ा किस बात का। तुम अगर किसी मामले में हमारी मदद कर दोगे तो इसमें हम दोनों का ही फायदा है। उसने पासा फेंका। अपने मिजाज और अंदाज के एतबार से विनोद जी एक अलग ही किस्म का आदमजात था। उसके लबो लहजे से यूं लगता था जैसे इंतहाई शरीफ आदमी है। वाकई वो मीठी छुरी ही था। दानिस्ता उसने सहायता यानी मदद का लफ्ज इस्तेमाल किया था। उसके इरादे अंदर से कितने खतरनाक थे मुझे बखूबी इल्म था। जाने कितने लोगों का खून उसकी गर्दन पर होगा। यहाँ आने से पहले ही मैंने सोच लिया था कि उन तकरीबकारों के दरमियान रहकर उनका इत्माद हासिल करके ही उन्हें नेस्तो नाबूद किया जा सकता है। वो अपनी दानिश में मुझे फांस रहा था और मेरा ख्याल ये था कि खुद सियाद जेरे दाम आ गया। इसी ख्याल से मैं बोला, बात अगर सिर्फ सहायता की हद तक है तो मुझे इससे इनकार नहीं। वो मुस्कुराकर कहने लगा, हमें तुमसे यही आशा थी सुखबीर कि तुम निराश नहीं करोगे। फिर उसने एक और बात छेड़ दी, ये भूत प्रेत का क्या किस्सा है। विनोद जी की सवालिया नजरें क्योंकि सुनीता की तरफ उठी हुई थी, इसलिए वही जवाब में बोली, कोई खास बात नहीं विनोद जी, मैं और सुखबीर इसे भुगत लेंगे। तुम लोग जानो, वरना कहो तो मैं कोई बंदोबस्त कर दूं। नहीं विनोद जी, इसकी जरूरत नहीं। मैं ये सोचकर बोल उठा कि कहीं वो मेरे लिए कोई और नया अजाब ना बो दे। घेरा डालना मुझको भी आता है, जिस तरह आपने अपनी कोठी के इर्द गिर्द घेरा डाल रखा है। आखिरी अल्फाज अदा करते हुए मैंने उसका रद्दे अमल जानने के लिए चेहरे का जायजा लिया। लम्हे भर को जैसे उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। फिर कहा, मुझे तुम सचमुच ज्ञानी जान पड़े हो सुखबीर। मुझको हैरत है कि तुम्हें घेरे का पता चल गया। विनोद जी के अल्फाज कुछ थे और लहजा कुछ। उसके लहजे में शक व शुबे की झलक देखकर मुझे फौरन अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने उसका तदारुक करने में ताखीर नहीं की और बोला, इसमें मेरे ज्ञान ध्यान की कोई बात नहीं विनोद जी। मुझे तो घेरे के बारे में सुनीता से पता लगा था। सुनीता ने मेरी बात की तस्दीक कर दी तो विनोद जी के चेहरे पर मुझे इत्मीनान की झलक नजर आई। तभी तो मैं कहूँ कि तुमको घेरे की खबर कैसे हुई। उसने इजहारे इत्मीनान के तौर पर कहा, इसके बारे में तो भूत प्रेत ही जान पाते हैं, ये आदमियों के लिए है भी नहीं। फिर वो असल मौजू की तरफ आ गया और कहने लगा, सुखबीर, हम जिस पेड़ के लिए धरती में बीज बोते हैं जरूरी नहीं उसकी छांव में खुद ही बैठे। अपने बाद आने वालों के लिए हमें ये कष्ट भुगतना पड़ता है। सो आज हम इस देश की धरती में नफरत का जो बीज डाल रहे हैं, मुमकिन है वो हमारे सामने परवान न चढ़ सके, फिर भी हमें बीज डालते रहना चाहिए। तुम बताओ सुखबीर, उसके लिए हम जो भी कर रहे हैं वो ठीक है ना? तुम्हारे विचारों से हमारे विचार मिलते हैं या नहीं? मैं तो खुली जंग पर विश्वास रखता हूँ विनोद जी। मैंने वही जवाब दिया जो हिंदू महासभा के किसी रुकन को देना चाहिए था। पीठ पीछे खंजर घोंपना कांग्रेस की नियति है, हमारी नहीं। तुम बार बार ये भूल जाते हो सुखबीर कि हम अपने देश में नहीं हैं। हमारे बीच जो भेदभाव है वो अंदर की बात है। धर्म तो हमारा एक है ना। एक मातसब हिंदू महासभाई नौजवान का किरदार अदा करते हुए मैंने कांग्रेस की मुनाफिकाना सियासत को मुस्तरद कर दिया तो वो मुझे मजहब के नाम पर घेरने लगा। हाँ विनोद जी, ये तो है। हम इसीलिए तो अखंड भारत की बात करते हैं, मैं जवाब में बोला। सो करते रहो, हम कब रोकते हैं? इससे तो कांग्रेस सरकार ही को फायदा पहुंचता है। उसने कहा, लो हम फिर सियासी बातें करने लगे। अच्छा अब उठो, खाना खा लेते हैं पहले। निशिस्तगाह से उठाकर अपने साथ वो हमें खाने के कमरे में ले आया। उसके मुलाजमों ने जल्दी जल्दी खाना लगा दिया। खाना खाने के बाद अपनी कोठी के जगमग करते हुए लॉन में हमारे साथ टहलते हुए विनोद जी ने सुनीता को मुखातिब किया, मलक अफजल अगर धोखा दे गया तो कोई बात नहीं। मुल्क के इस हिस्से में और बहुत से मलक अफजल हैं जिनका ताल्लुक बंगाल से नहीं। हम किसी तरह काम चला ही लेंगे। विनोद जी के एक तरफ मैं था और दूसरी तरफ सुनीता। उसने अपने ख्याल की तायद में मेरी तरफ देखा तो मुझे कहना ही पड़ा, ठीक ही कहते हैं आप विनोद जी। मलक अफजल के कत्ल से जो सियासी फायदा होता वो किसी दूसरे बड़े सनतकार को रास्ते से हटाकर भी हासिल किया जा सकता है। फिर मैंने पलटा खाया, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अभी इसकी जरूरत नहीं, ये अगला कदम हो सकता है। यूं मैं किसी बेगुनाह शख्स को इन तकरीबकारों के हाथों कत्ल होने से बचाना चाहता था। तुम जो ये कह रहे हो तो इसकी कोई वजह भी होगी सुखबीर। जी हाँ विनोद जी, एक कदम उठाकर पहले इसका नतीजा देख लेना चाहिए, फिर दूसरा कदम उठाया जाए तो अच्छा रहता है।
जहाँ तक मुझको खबर है अभी जुबान के मसले पर आपने एक जंग छेड़ी है। पहले इस जंग की हार जीत का फैसला हो जाने दें तो फिर सुबाइयत और कौमियत के हथियार आजमाएं। वैसे आप मुझसे ज्यादा तजर्बेकार और जानकार हैं। इस मैदान में तो अभी मैं आपके आगे बच्चा हूँ। सुनीता से पूछ लें, बहुत सी बातें तो मुझे ये समझाती है। अरे नहीं सुखबीर, अब तुम इतने बच्चे भी नहीं हो। ये कहते हुए उसने मेरे शाने पर हाथ रख दिया। तुमने जो राय दी है उस पर भी सोचना पड़ेगा। बात सिर्फ इतनी है कि जब आग भड़क उठे तो उसे हर तरफ से भड़काते ही रहना चाहिए। फिर भी कल तक तो देखना ही पड़ेगा, इसके बाद कोई फैसला कर लेंगे। विनोद जी, कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि हर तरफ आग ही आग हो तो आग लगाने वाले खतरे में पड़ जाते हैं। मैंने कुछ सोचकर ये बात कही ताकि आइंदा मेरी तरफ से उसे या उसके आदमियों को कोई नुकसान पहुंच जाए तो वो कम से कम मुझ पर शक न करे। इसके सिवा मेरी बात में कोई और मानी खेजी नहीं थी। खिलाफे तवक्का वो चलते चलते एकदम रुक गया और मेरी तरफ मुड़कर हैरत ज़दा सी आवाज में कहने लगा, तुम्हें ये भी पता चल गया? मालूम नहीं उसका इशारा किस बात की तरफ था, मैं कुछ समझ नहीं सका। हाँ, इतना अंदाजा मुझे जरूर हो गया कि नादानिस्तगी में कोई तीर निशाने पर बैठ गया है। सुखबीर की यही तो खूबी है विनोद जी। सुनीता मौका देकर बोल उठी। हाँ, महसूस तो यही होता है, विनोद जी ने मेरे चेहरे का जायजा लेते हुए कहा। मैं बिला सबब इस तरह मुस्कुराने लगा जैसे वाकई मुझे कुछ मालूम हो। विनोद जी ने लंबा सांस भरा। तुम्हारा कहना ठीक ही था सुनीता, सुखबीर से कोई बात छुपाना शायद मुश्किल है, लेकिन उसी के साथ ये खुशी की बात है कि हम जो चाहते हैं सुखबीर की मर्जी भी वही है। मैं खुद ही सुखबीर से ये बात करने वाला था। ये कहकर वो मुझसे मुखातिब हुआ। अब तुमसे क्या छुपाना सुखबीर कि हमारे कुछ खास आदमी आग लगाते हुए वाकई आग में घिर गए हैं। उनकी बेवकूफ़ी कह लो या कुछ और कि वो सीआईडी वालों की नजर में आ गए। उन्हें शुबे की वजह से पकड़ लिया गया है। उनमें से 2 तो बहुत पक्के हैं, वो मार सह जाएंगे, मगर बाकी 3 के बारे में मुझे यकीन नहीं। वो जुबान खोल सकते हैं। हमारी कोशिश ये थी कि जुबान खोलने से पहले ही उन तीनों की जुबान हमेशा के लिए बंद कर दी जाती, लेकिन बात नहीं बनी। उन्हें सख्त पहरे में रखा गया है। अब मैं जान गया कि विनोद जी ने सुनीता के जरिए मुझे आज क्यों बुलवाया। वो यकीनन मुझसे फिलहाल यही काम लेना चाहता था। मेरा जहन तेजी से काम करने लगा। दुश्मनों पर जर्ब लगाने का ये अच्छा मौका था। इससे दोहरा फायदा होता। एक तरफ तो इस तरह मुझे विनोद जी का इत्मीनान हासिल हो जाता, दूसरी जानिब उसके 5 खास आदमियों के जहन पढ़कर बहुत कुछ मालूम किया जा सकता था। उसके बाद उन मुल्क दुश्मनों को ठिकाने लगाना भी मेरे लिए मुश्किल ना होता। तुम क्या सोचने लगे सुखबीर? मुझे चुप देखकर विनोद जी ने पूछा। चौंके बगैर मैंने जवाब दिया, मैं ये सोच रहा हूँ विनोद जी कि इस तरह इंसानी कत्ल करना ठीक भी होगा या नहीं। अपने ही हाथों अपने आदमियों को मार देना अजीब सा लगता है मुझे। उनको कत्ल कर देना तो खैर मेरे लिए बहुत आसान है, फिर भी सोच ले तो अच्छा है। सोच लिया है मैंने, वो बोला। सही तरीका यही है कि जो आदमी नजर में आ जाएं, उन्हें सामने से हटा दिया जाए। तुम किसी की नजर में आए बगैर उन तक पहुंच सकते हो, और ये बड़ी बात है। तुम्हारी इस शक्ति से और भी बहुत। उसने अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी और आगे कदम बढ़ा दिए। फिर मुझे और सुनीता को साथ साथ चलने का इशारा किया। शायद वो ये सोचकर मजीद कुछ कहते हुए रुक गया था कि पहले एक मामले में तो मुझे आजमा ले। बात अधूरी छोड़ देने पर उससे मैंने कुछ पूछने की बजाय कहा, अगर मेरे मुंह से कोई गलत बात भूले से या जानकारी ना होने के सबब निकल जाए तो उसके लिए मैं पहले से माफी मांग लेता हूँ। आपका तरीका जो भी हो, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं, परंतु एक सवाल जहन में जरूर आता है। झिझको मत सुखबीर, तुम्हारे मन में जो है साफ साफ कह दो। विनोद जी ने कहा, कल अगर सुनीता किसी की नजर में आ जाए तो क्या आप उसे भी कैसी बातें करते हो? उसने मेरी बात काट दी। सबके लिए एक ही तरीका नहीं होता। भगवान ना करे अगर ऐसी कोई बात हुई तो मैं उसे हर सूरत में बचाकर यहाँ से निकाल लूंगा। ये तो मेरी अपनी बेटी की तरह है। तुम्हें इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी इस चिंता से मुझे पता लग गया है कि तुम सुनीता को कितना चाहते हो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि सुनीता के लिए कभी ये तरीका नहीं अपनाया जाएगा। उसी के साथ मैं तुम्हें एक और बात भी बता दूं कि अगर किसी वजह से मुझे वापस बुला लिया गया तो सुनीता ही मेरी जगह लेगी। उसे तुम किसी तरह कम ना जानो। ये 1000 दुश्मनों पर अकेली भारी है। आपको बड़ा भरोसा है सुनीता पर? हाँ, इतना ही भरोसा है जितना अपने आप पर, विनोद जी फौरन जवाब में बोला। भरोसा ना होता तो ये तुम्हारे बारे में मुझे सारी बातें ना बताती। तुमने ये क्या बातें छेड़ दी हैं सुखबीर? सुनीता चुप ना रह सकी। विनोद जी को मैं अपने स्वर्गवासी पिताजी के समान समझती हूँ। सुनीता, कहने दो सुखबीर को, इसकी तसल्ली भी तो होनी चाहिए। विनोद जी ने मुदाखलत की। विनोद जी, मुझे अब इस बारे में और कुछ नहीं कहना। आपने जो वचन दिया है मेरे लिए काफी है। मैं बोला, मेरी इन बातों का मकसद महज ये था कि विनोद जी और सुनीता दोनों ही मेरी तरफ से मुतमईन हो जाएं। जो किरदार मैं अदा कर रहा हूँ इस पर उन्हें यकीन आ जाए। मेरी ये कोशिश रायगा नहीं गई। विनोद जी मुझसे जो काम लेना चाहता था उसकी तफसील बताने लगा। आज ही रात ये काम हो जाएगा विनोद जी, मैंने उसे यकीन दिलाया। काम हो जाने पर तुम सुनीता को बता देना, मुझे उसके जरिए मालूम हो जाएगा। इस वक्त रात के 9:30 बजने वाले थे जब मैं और सुनीता विनोद जी से मिलकर वापिस आ रहे थे
कोठी से निकलते हुए मुझे एक मरतबा फिर उस अजियत से गुजरना पड़ा जो कोठी में दाखिले के वक्त महसूस हुई थी। इस मरतबा मैं पहले से ज़हनी तौर पर तैयार था, सो किसी तरह वो तकलीफ बर्दाश्त कर गया। विनोद जी की कोठी पीछे रह गई तो सुनीता मुझसे बोली, तुम्हें विनोद जी से वचन नहीं लेना चाहिए था। मैंने तो उनसे वचन देने को नहीं कहा था। अगर कह भी देता तो इसमें क्या बुराई थी? तुम्हें होगा उन पर भरोसा, मुझे तो अभी नहीं। अब तो भरोसा कर लिया तुमने, चैन आ गया तुम्हें? बिल्कुल नहीं, मैं दानिस्ता बोला। मतलब निकालने के लिए तो तुम्हारे पिता समान विनोद जी झूठा वचन दे सकते हैं। विनोद जी ऐसे नहीं है। अभी तुम उन्हें समझ नहीं सके। मुझे कोई ऐसी खास तकलीफ भी नहीं इस बुड्ढे को समझने की। तुम्हारी वजह से आज रात खामखा मुझे कातिल बनना पड़ेगा। हथियारे तो हो तुम। सुनीता ने बात का रुख बदल दिया। क्या मुझे कत्ल नहीं कर दिया तुमने? जो खुद ही कत्ल होना चाहे उसे कत्ल होने से कौन रोक सकता है? अच्छा ये बताओ कि आज रात ही मिलोगे कि कल सुबह? सुनीता ने मालूम किया। तुम जब चाहो। इस वक्त तो मैं सदर घाट जाऊंगा, CID ऑफिस। उसी के लॉकअप में तो है तुम्हारे वो खास बंदे जिन्हें अगले जन्म की सैर करानी है मुझे। अफसोस की बात यह है कि वो सभी हमारे अपने हैं। मैंने जानबूझकर इजहार अफसोस किया। करना पड़ता है ऐसा भी। क्या कराची में खुद तुम ही ने चंद्रपाल को ठिकाने नहीं लगाया था? वो बात और थी। उसे मैंने तुम्हारी खातिर खत्म किया था। वो पकड़ा जाता तो तुम भी कानून की नजर में आ जाती, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं। खैर तुम्हारी खातिर ये भी सही। वैसे भी तुम्हारे विनोद जी से वादा कर लिया है मैंने। हाँ सुनो, आज रात घेरा न डालना। मैं किसी भी वक्त तुम्हें उठाकर अपने साथ ले जाऊंगा। अगर आज ही रात को तुम मिलने आ रहे हो तो फिर मुझे सोने की क्या जरूरत है? जागती रहूंगी तुम्हारे इंतजार में। घेरा तो मैं सोने से पहले डालती हूँ। एक बात कहूँ, जब तुम मुझे उठाकर ले जाने के लिए कहते हो तो जाने क्या क्या ध्यान आने लगते हैं मुझे। उसकी आवाज ख्वाबनाक सी होने लगी। कहीं गाड़ी ना टकरा देना। सामने देखो। सामने से आते हुए एक ट्रक की तरफ मैंने उसकी तवज्जो दिलाई। मैं छोड़ दूं तुम्हें सदर घाट? उसने कहा। इतनी देर हम और साथ रह लेंगे। नहीं, तुम्हें इधर नहीं जाना चाहिए। मैंने मना कर दिया। मैं खुद ही चला जाऊंगा। तो फिर गाड़ी रोकूं? नहीं। ये कहते ही मैंने सुखबीर का इंसानी कालब छोड़ दिया। रात को आऊंगा तुम्हारे पास। जब भी आओगे जागते मिलूंगी मैं। वो बोली। हो के चले गए सुखबीर? जा रहा हूँ। मैंने चलती हुई कार का दरवाजा खोला और फिर उसे बंद करके वहां से चल दिया। बूढ़ी गंगा के किनारे सदर घाट की आबादी थी। वही वो पुरानी सी आबादी थी जहाँ CID ऑफिस था। CID ऑफिस की इमारत बड़ी और आबादी से कुछ हटकर थी। उस इमारत के इर्द गिर्द मैंने कोई और इमारत नहीं देखी। हिफाजत के ख्याल ही से शायद ऐसा किया गया था। रात के वक्त वो इमारत बज़ाहिर सुनसान लग रही थी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। मुसल्ला सादा लिबास वाले पहरे पर मौजूद थे। उनकी नजर में आए बगैर कोई भी इमारत में दाखिल ना हो पाता। मैंने इस इमारत का एक चक्कर लगाया और अहाते में उतर गया। उन 5 तकरीबकारों में से 2 को आज ही पकड़ा गया था। 3 तकरीबकार गुज़श्ता रोज हिरासत में लिए गए थे। CID के टॉर्चर सेल में इस वक्त भी उनसे पूछगिछ जारी थी। जल्द ही मैंने मालूम कर लिया कि तशद्दुद के बावजूद किसी ने अब तक जुबान नहीं खोली। भूखा प्यासा रखने के अलावा उन्हें सोने भी नहीं दिया गया। एक एक करके उन्हें टॉर्चर सेल में लाया जा रहा था। एक CID इंस्पेक्टर और उसके 2 मुआवन उनसे मुख्तलिफ सवालात कर रहे थे। जब मैं टॉर्चर सेल में पहुंचा तो एक तकरीबकार महिंदर नाथ तख्ता मुश्क बना हुआ था। उसकी हालत से अंदाजा हो रहा था कि उस पर खासा तशद्दुद किया जा चुका है। आंखें सूजी हुई थी और जिस्म पर नील पड़े हुए थे। एक निकर के सिवा वो कुछ और पहने हुए नहीं था। आए दिन हुकूमत के खिलाफ होने वाले एहतजाजी मुजाहिरों की वजह से CID का अमला हसास मकामात की निगरानी कर रहा था। एक CID वाले ने महिंदर नाथ को गवर्नर हाउस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते देखा तो रोक लिया। पूछने पर उसने अपना नाम लतीफ अहमद बताया और ये भी कि वो नवाबपुर रोड से मुत्तसिल एक महल्लेदारी में रहता है। महिंदर नाथ की ये मजबूरी थी कि वो खुद को मुसलमान ही जाहिर करे। उसे हिंदुस्तान से आए हुए अभी 3 ही महीने हुए थे। उसके साथ एक औरत भी थी। औरत को उसने अपनी बीवी बताया और किराए पर मकान ले लिया। औरत का नाम जुबैदा था। महिंदर नाथ के बयान की तस्दीक के लिए उसे वारी ले जाया गया। जुबैदा से हमाकत ये हुई कि वो मकान का पिछला दरवाजा खोलकर फरार हो गई। जुबैदा भी महिंदर नाथ ही की तरह तकरीबकार थी और उसका असल नाम सरोज था। अगर सरोज ये बेवकूफ़ी ना करती तो महिंदर नाथ शुबे की वजह से पकड़ा ना जाता। खुद को महिंदर नाथ ने बहार के एक शहर छिपरा का बाशिंदा बताया। CID वाला खुद अगर सरोज को फरार होते ना देख लेता तो शायद महिंदर की जान बच जाती। महल्ले वालों ने इन दोनों के बारे में यही बयान दिया कि गुज़श्ता 3 माह से वो बहैसियत मियाँ बीवी वहाँ क़याम पजीर हैं, लेकिन किसी से ज्यादा मेलजोल पसंद नहीं करते। महिंदर नाथ की गिरफ्तारी के बाद ये राज खुलने में ज्यादा दुश्वारी नहीं हुई कि वो मुसलमान नहीं है। ढाका शहर में हिंदू भी आबाद थे। फिर महिंदर नाथ ने खुद को मुसलमान जाहिर क्यों किया? वो इसीलिए बुरी तरह फंस गया। विनोद जी ने मुझे महिंदर नाथ के बारे में यकीन दिलाया था कि वो किसी भी सूरत में जुबान नहीं खोलेगा, सो वो अब तक चुप साधे हुए था। CID इंस्पेक्टर रहमान को भी जिद सी हो गई थी कि वो महिंदर नाथ की जुबान खुलवाकर दम लेगा। उसने महिंदर नाथ को एक कुर्सी से बांध रखा था।
مہندر ناتھ اس وقت چیخنے لگا جب رحمان نے سر کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ کر جھٹکا دیا۔ بول، کیا نام ہے تیرا؟ رحمان نے دانت پیسے۔ اگر ابھی چپ رہا تو پھر الٹا لٹکا دوں گا۔ اب تک اس نے اپنا اصل نام بھی نہیں بتایا تھا۔ بتا دوں گا، مگر پہلے مجھے کھول دو اور پانی، تھوڑا سا، ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ مہندر ناتھ رک کر بولا، یہ کھیل تو کل سے کھیل رہا ہے، اب نہیں چلے گی یہ بدماشی۔ یہ کہتے ہی رحمان نے اس کے بال پھر زور سے کھینچے۔ مجھے معلوم ہے اس طرح تو کچھ دیر سستا لیتا ہے، لیکن اب تجھے میں یہ مہلت نہیں دوں گا، زبان کھولنا پڑے گی تجھے۔ مار ڈالو مجھے، مہندر ناتھ چیختے ہوئے کہنے لگا۔ یہی جرم ہے نا میرا کہ میں ہندو ہوں؟ نہیں، ہندو ہونا تیرا جرم نہیں، رحمان جواب میں بولا۔ ہندو ہو کوئی عیسائی، اگر وہ اس ملک کا باشندہ ہے، پاکستانی ہے تو اسے بھی وہی حقوق حاصل ہیں جو مسلمان کو ہیں، لیکن تو مجھے پاکستانی معلوم نہیں ہوتا۔ ایسا نہ ہوتا تو تجھے یہاں خود کو مسلمان ظاہر کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اصل نام بتا اپنا۔ میں نے اسی لمحے مہندر ناتھ کے ذہن کو اپنے اثر میں لے لیا۔ میرا نام مہندر ناتھ ہے۔ اس نے کسی سحر زدہ آدمی کی طرح اپنے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ آخر تیرے کس بل نکل ہی گئے۔ رحمان نے اس کے بال چھوڑ دیے، پھر سوال کیا، کیا تو ہندوستانی جاسوس ہے؟ ہاں، مہندر ناتھ نے فوراً اقرار کر لیا۔ مہندر ناتھ کے ذہن کو اپنے اثر میں لے کر میں نے صرف اتنا کیا تھا کہ وہ رحمان کے ہر سوال کا جواب دیتے ہوئے مزید مزاحمت نہ کرے۔ اس طرح میرے ظاہر ہونے کی ضرورت نہ ہوتی۔ وہ عورت جو فرار ہو گئی تیری ہی ساتھی تھی، اس کا اصل نام کیا تھا؟ فرار ہو کر وہ کہاں گئی ہوگی؟ رحمان نے پوچھا۔ ہاں، وہ بھی میرے ساتھ ہندوستان ہی سے آئی تھی، سروج نام تھا اس کا۔ فرار ہونے کے بعد اس نے 30 سے رابطہ قائم کیا ہوگا، پھر اسے جو حکم دیا گیا ہوگا وہیں گئی ہوگی۔ یہ 30 کون ہے؟ رحمان نے دریافت کیا۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے صرف اس کی آواز سنی ہے ٹرانسمیٹر پر۔ میں اور سروج اسی کے حکم پر چلتے تھے، لیکن تمہارے گھر کی تلاشی لینے پر تو کوئی ٹرانسمیٹر برآمد نہیں ہوا۔ فرار ہوتے ہوئے سروج وہ ٹرانسمیٹر اپنے ساتھ لے گئی ہوگی۔ جب تم پکڑے گئے تو گورنر ہاؤس کے گیٹ کیوں پھیرے لگا رہے تھے؟ 30 کی طرف سے حکم ملا تھا کہ میں شہر کے تمام ایسے مقامات کا اچھی طرح جائزہ لے لوں۔ کس لیے؟ اس نے یہ نہیں بتایا، مہندر نے جواب دیا۔ 3 دن پہلے گورنر ہاؤس کے سامنے جو مظاہرہ ہوا، کیا تم بھی اس میں شامل تھے؟ رحمان نے فضول سا سوال کیا۔ مہندر ناتھ نے اگر گورنر ہاؤس دیکھا ہوتا تو پھر اسے دوبارہ وہاں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ ونود جی کا حکم تھا کہ بلا سبب ادھر ادھر نہ گھوما جائے۔ مہندر ناتھ نے حکومت کے خلاف 3 روز پہلے ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں شمولیت سے انکار کر دیا۔ سروج کے علاوہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے نام بتاؤ۔ رحمان بولا، میں کسی کو نہیں جانتا۔ تم پھر جھوٹ بول رہے ہو، مجھے دوبارہ تشدد پر مجبور نہ کرو، رحمان نے دھمکی دی۔ اس کے بعد مہندر ناتھ نے بار بار یقین دلایا کہ اسے اپنے کسی ساتھی کا علم نہیں، مگر CID انسپیکٹر رحمان نہیں مانا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مہندر ناتھ مزید تشدد برداشت نہ کر سکا اور بے ہوش ہو گیا۔ رحمان صرف ایک ہی سوال پر اٹک کے رہ گیا تھا، ورنہ تو مہندر ناتھ سے اور بھی بہت کچھ معلوم کر سکتا تھا۔ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرو، رحمان نے اپنے ماتحتوں کو حکم دیا۔ جب تک اسے ہوش آئے ان 2 کو بھی باری باری لے آؤ جو آج پکڑے گئے ہیں۔ سر، ہم دوپہر سے اب تک ان دونوں کی بھی خاصی خاطر مدارات کر چکے ہیں، مگر معلوم ہے مجھے، رحمان نے قدرے تلخ لہجے میں اپنے ایک ماتحت کی بات کاٹ دی، جانتا ہوں میں تمہاری خاطر مدارات کو، تم لوگ کسی سے کچھ معلوم نہیں کر سکتے۔ یہ جو بے ہوش پڑا ہے اس کے لیے بھی تو یہی کہا تھا تم لوگوں نے، پھر اس نے کیسے زبان کھول دی؟ رحمان کا ماتحت لاجواب ہو گیا اور اپنے افسر کے حکم کی تعمیل میں دروازے کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ سوال و جواب کے دوران میں میری توجہ مہندر ناتھ کے ذہن پر ہی مرکوز رہی۔ اس کا ذہن پڑھ کر مجھے کئی کام کی باتیں معلوم ہو گئی تھی۔ 3 مہینے میں ونود جی نے اس سے خاصا کام لیا تھا، جس میں سروج نے بھی خاصی مدد کی تھی۔ رحمان نے لا علمی کے سبب اس پر مزید تشدد کیا۔ مہندر ناتھ کو واقعی یہ خبر نہیں تھی کہ ونود جی اور کس تقریب کار سے یہ کام لے رہا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو نہیں جانتا۔ جتنے تقریب کار اس وقت زیر حراست تھے، ذرا ہی دیر میں جس شخص کو ٹارچر سیل میں لایا گیا تھا اس کی حالت بھی اچھی نہیں تھی۔ سہارے کے بغیر وہ چلنے کے قابل نہیں تھا۔ اسے رحمان کے سامنے کرسی پر لا کر بٹھا دیا گیا۔ CID والوں کو اس پر یہ شبہ تھا کہ حکومت کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں سے اس کا کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ اسی شبے کی بنیاد پر اس کی نگرانی کی جا رہی تھی۔ آج دوپہر کو اردو روڈ پر مظاہرے کے وقت اسے بھی دیکھا گیا، تو پھر مزید ڈھیل نہیں دی گئی۔ مظاہرے کے دوران میں وہ اپنی موجودگی کا کوئی مناسب جواز پیش نہیں کر سکا۔ اس کے علاوہ اپنے ذریعہ معاش کے بارے میں بھی اس نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ اس نے اپنا غلط نام بتانے کی غلطی سے گریز کیا اور پتہ بھی ٹھیک ہی بتایا۔ ہاں تو انوپ رائے، رحمان نے اسے مخاطب کیا، تمہارا بیان یہ ہے کہ تم صرف گھومنے پھرنے کی خاطر اردو روڈ پر عین اس وقت جا پہنچے جب وہاں ہنگامہ ہو رہا تھا؟ رحمان کی آواز میں طنز تھا۔ عام طور پر کوئی بھی شریف آدمی ایسی جگہ ٹھہرنا پسند نہیں کرتا جہاں توڑ پھوڑ جاری ہو، لیکن تم آخر تک وہاں سے نہیں ہلے، کوئی تو وجہ ہوگی اس کی۔ میں گھر گیا تھا، مجھے کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا کہ وہاں سے نکل جاؤں۔
अनोप राय ने बंगला जुबान में जवाब दिया। ये कहानी तो सुना चुके हो तुम, अब कोई और बात करो। रहमान भी उसी से बंगला ही में बात कर रहा था। स्टूडेंट लीडर दलाल मुखर्जी से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? इसके सिवा कुछ और नहीं कि वो भी कारवां बाजार में रहता है, अनोप राय ने जवाब दिया। आते जाते उससे मेल मुलाकात हो गई थी। सिर्फ मेल मुलाकात या दोस्ती? रहमान ने उसे सख्त नजरों से देखा। तुम्हारे और उसके घर तो खासे दूर दूर हैं। तुम उसके घर भी जाते रहे हो, क्या ये गलत है? आबादी तो एक है, अनोप राय ने झिझकते हुए जवाब दिया। मैं बस 1-2 बार ही खुद उसके कहने पर गया था उससे मिलने। लेकिन किस लिए? तुम्हारी और उसकी उम्र में भी बहुत फर्क है। देखो, अगर तुम्हें अपनी चमड़ी सलामत चाहिए तो अब भी सच बोल दो, वरना बहुत बुरा हशर होगा तुम्हारा। रहमान ने उसे धमकाया और फिर करीबी मेज पर रखा हुआ अपना रोल उठा लिया। अपनी बात जारी रखते हुए रहमान मजीद बोला, मैं तुम्हें चलने फिरने से मोहताज कर दूंगा। अनोप राय के चेहरे से खौफ जाहिर होने लगा। जिन 3 तकरीबकारों के बारे में विनोद जी ने मुझे बताया था कि जुबान खोल सकते हैं, अनोप राय भी उन्हीं में से था। सीआईडी वालों के जहनों पर भी मेरी तवज्जो थी और अनोप राय के जहन पर भी। उसके घर की तलाशी लिए जाने पर भी कोई काबिल एतराज चीज बरामद नहीं हो सकी। एक रिवॉल्वर मिला था जिसका लाइसेंस अनोप कुमार के पास मौजूद था। चंद माह कबल उसने एक मकामी हिंदू लड़की से शादी की थी। उस गरीब लड़की के वालिदैन और 2 भाइयों को भी अनोप राय के बारे में बस ये खबर थी कि वो कोई खानदानी रईस है। उस घर में कोई तय खाना भी है, उसका इल्म अनोप राय के सिवा किसी को नहीं था। अगर सीआईडी वाले जल्दबाजी से काम ना लेते तो उन्हें तय खाने का सुराग मिल जाता। तय खाने का रास्ता अनोप राय के कमरे में था। खुद उसकी नौजवान बीवी को भी बगैर बुलाए कमरे में दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। उस तय खाने में ट्रांसमीटर भी था। ट्रांसमीटर पर विनोद जी से राब्ता कायम करने के खास औकात मुकर्रर थे। अनोप राय ने ये सारा हिफाजती बंदोबस्त विनोद जी के ही एमा पर किया था कि वो किसी भी किस्म के शक व शुबे से दूर रह सके। सीआईडी वालों की नजर में वो चंद दिन पहले आया था जब उसने दलाल मुखर्जी से रस्मो रवा पैदा की थी। दलाल मुखर्जी की नकलो हरकत पर सीआईडी वाले नजर रखे हुए थे। अनोप राय के मुतालिक विनोद जी का ये ख्याल गलत साबित हुआ कि वो जुबान खोल सकता है। उसका जहन पढ़कर मेरे इल्म में ये बात आई कि वो खुदकुशी के इम्कानात पर गौर कर रहा था। रहमान की धमकी से अनोप राय खौफजदा तो जरूर हुआ, मगर बोला कुछ नहीं। गुस्से में आकर रहमान ने उसके दाएं घुटने पर जोर से रोल मारा। अनोप राय तड़प कर रह गया। मुझे ये जाहिर करना था कि अनोप राय ने भी महिंदर नाथ की तरह तशद्दुद के नतीजे में जुबान खोली है। सो अनोप राय को काबू में कर लिया। चीखते हुए अनोप राय ने दोनों हाथ उठा दिए और कहने लगा, बस बस, अब मैं और ज्यादा मार बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर बक दे जो बकना है। रहमान के चेहरे से फतामंदी झलकने लगी। अनोप राय ने सारा सबक सुनाना शुरू कर दिया। उसकी तान भी 30 यानी विनोद जी पर टूटी। अनोप राय ने अपने घर में मौजूद तय खाने के मुतालिक भी बता दिया। उसने मेरे जेरे असर रहमान के हर सवाल के जवाब में सच बोला, लेकिन एक सवाल का जवाब न दे सका। ये वही सवाल था जो महिंदर नाथ से भी किया गया था। अगर तुमने अपने साथियों के बारे में कुछ नहीं बताया तो फिर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रहमान ने दोबारा उसे मारने के लिए रोल उठाया। उसी वक्त महिंदर नाथ को होश आ गया। कमरे में उसके कराहने की आवाज गूंजने लगी। इसे जानते हो तुम? रहमान ने कुर्सी से बंधे हुए महिंदर नाथ की तरफ हाथ से इशारा किया। नहीं, अनोप राय ने इनकार कर दिया। फिर यही सवाल रहमान ने महिंदर नाथ से किया। वो दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी होंगे। रहमान इस बात को मानने पर आमादा नहीं था। महिंदर नाथ ने भी लाइल्मी जाहिर की तो रहमान आपे से बाहर हो गया। उसे आपे से बाहर करने में मेरा ही हाथ था। महिंदर नाथ पहले ही इंतहाई तशद्दुद के सबब निढाल था। सर पर मुसलसल रोल पड़े तो उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। वो तब दम तो हो गया था, मगर अभी जान बाकी थी। सर, ये क्या कर रहे हैं आप? रहमान का एक मातहत बोल उठा। हमें जवाब देना मुश्किल हो जाएगा अगर ये मर गया। रहमान को जैसे होश आ गया वो बोला, जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले जाने का बंदोबस्त करो। उसके मातहत ने रस्सियां खोलना शुरू कर दी। उसी लम्हे मैंने आगे बढ़कर महिंदर नाथ का गला दबा दिया। मुझे उससे कोई गर्ज नहीं कि रहमान अपने ऊपर वालों को क्या जवाब देता। मैंने तो एक मुल्क दुश्मन को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया और अब दूसरे की बारी थी। ये सर ये मर गया, ये तो मर गया। रहमान का एक मातहत घबरा कर बोला। नहीं, ये किस तरह हो सकता है? रहमान उस तरफ लपका। उस पर इतना तशद्दुद तो नहीं हुआ कि ये। रहमान अपना जुमला अधूरा छोड़कर महिंदर नाथ की लाश पर झुका। टॉर्चर सेल में मौजूद तमाम ही अफराद महिंदर नाथ के जिस्म की तरफ जमा हो गए। अनोप राय को जैसे उन्होंने भुला ही दिया, जो कुछ ही फासले पर बैठा था। उसके चेहरे से वहशत सी जाहिर हो रही थी। मैं उसके करीब पहुंचा और सरगोशी की। इन लोगों के हाथों तड़प तड़प कर मरने से बेहतर है कि तुम खुद ही जान दे दो। अनोप राय अब मेरे जेरे असर था। वो अचानक उठा और फिर पूरी कुव्वत के साथ उसने सामने मौजूद दीवार से सर टकराया। अगर वो मेरे असर में ना होता तो शायद उठकर खड़ा भी ना हो पाता। पहली ही टक्कर इतनी जोरदार साबित हुई कि उसका कासा सर टूटकर बिखर गया। जब तक मुहाफिज उसके करीब पहुंचे वो दम तोड़ चुका था। इन दोनों तकरीबकारों में से एक बज़ाहिर तशद्दुद के नतीजे में मरा था
और दूसरे ने खुदकुशी कर ली थी। मरने से पहले वो दोनों ही हिंदुस्तानी जासूस होने का इतराफ कर चुके थे। फिर भी रहमान इंतहाई फिक्रमंद था। उसे मैंने तेजी के साथ टॉर्चर सेल से निकलते हुए देखा। मैं उसके पीछे था। एक कमरे में दाखिल होकर रहमान ने फोन पर अपने एसपी से राब्ता कायम किया और पेश आने वाले वाकये की उसे रिपोर्ट देने लगा। मैं इस कमरे से निकल आया। उसी कमरे के करीब सीआईडी ऑफिस का लॉकअप था, जिसमें बकिया तीनों तकरीबकारों को बंद किया गया था। मुझे सीआईडी वालों की इस हमाकत पर हंसी आई। मेरे ख्याल से इन सबको अलग अलग रखना चाहिए था। उन तीनों के जहन मैंने पहले ही पढ़ लिए थे। अब मेरे नजदीक उनकी कोई हैसियत नहीं थी। उन तीनों की हालत भी बता रही थी कि खासा तशद्दुद सह चुके हैं। वो निढाल से फर्श पर पड़े थे। उनमें से एक चौंक कर उठा। उसके दिमाग पर अब मेरा कब्जा था। तूने मुझे गाली दी? ये कहते हुए वो बराबर पड़े हुए शख्स के सीने पर सवार हो गया और फिर उसकी गर्दन दबोच ली। तीसरा शख्स हड़बड़ा कर उठा और बीच बचाव कराने के लिए आगे बढ़ा। फिर पहले आदमजाद ने दूसरे की गर्दन नहीं छोड़ी। उस पर जैसे जुनून सवार हो गया था। फिर वो उसी वक्त उठ खड़ा हुआ जब दूसरे आदमजाद की आंखें हल्क से जैसे बाहर उबल पड़ी। अब मैं तुझे भी बताता हूँ हरामजादे, तू भी मुझे उसी का साथी मालूम होता है। वो किसी दरिंदे की तरह गुर्राता हुआ तीसरे शख्स पर टूट पड़ा। इमारत के अंदर मौजूद मुहाफिजों ने जब ये चीखों पुकार सुनी तो इधर दौड़े। लॉकअप के करीब बराबर वाले कमरे से रहमान भी भागता हुआ वहां पहुंच गया। वो तरबियत याफ्ता तकरीबकार थे। अगर मार मार कर उनके सारे कसबल पहले ही निकाल न दिए गए होते तो वो इतनी जल्दी एक दूसरे को जेर न कर लेते। दरवाजा खोलो। रहमान एक मुसल्ला मुहाफिज की तरफ देखकर चीखा। उसने अंदर का मंजर देख लिया था। लॉकअप में एक शख्स तो मुर्दा पड़ा था और बकिया दो अफराद खूनम खून थे। वो बढ़ चढ़कर एक दूसरे पर हमले कर रहे थे। रहमान को ऐसा ही लगा होगा जैसे वो खूनी दरिंदे बरसरे पैकार हों। आदमजाद से बड़ा दरिंदा आखिर है भी कौन? मैंने उनके अंदर की दरिंदगी को हवा दे दी थी और अब दूर खड़ा तमाशा देख रहा था। वो जो सैकड़ों मील दूर से इस सरजमीन को आग और खून में नहलाने आए थे, अपने ही लहू में नहाए हुए थे। जब तक लॉकअप खोला गया उनमें से एक ठंडा हो चुका था और दूसरा अपनी जगह इस तरह खड़ा झूम रहा था कि अब गिरने ही वाला है। मैंने उसी मौके से फायदा उठाया और उस जहन्नुमी को भी सफरे आखिरत पर रवाना कर दिया। वो गिरते ही तड़पा और फिर उसका जिस्म साकित हो गया। रहमान वहां हैरान होकर मुंह फाड़े खड़ा था, यूं जैसे उसकी समझ में कुछ ना आ रहा हो। अब मैंने वहां मजीद रुकना फजूल ही जाना। मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया था। उन पांचों के बारे में विनोद जी ने गलत नहीं कहा था। वो उसके खास आदमी थे। उनके जहनों को पढ़कर मुझे जो मालूमात हासिल हुई बहुत अहम थी। चाटगाम हिल से सरहदी गांव बीना पुल के करीबी जंगलात तक तकरीबकारों का जाल फैला हुआ था, लेकिन उनमें बड़ी तादाद मकामी जमीर फरोशों की थी। कुछ तो गुर्बत के हाथों मजबूर होकर इस जाल में आ फंसे थे, कुछ जराइम पेशा थे और कुछ ऐसे भी थे जिन्हें गद्दार वतन ही कहा जा सकता है। उन गद्दारों का ख्याल ये था कि उनकी हक तलफी हुई है। वो मगरबी और मशरकी बंगाल की तकसीम के खिलाफ थे। वो इसीलिए तकरीबकारों के हाथों में खिलौना बने हुए थे। उन 5 तकरीबकारों में से 2 को मशरकी बंगाल आए हुए एक पर से ज्यादा हो चुका था। ढाका के अलावा वो चाटगाम, जैसवर, खुलना, राजशाही और दूसरे शहरों में भी रह चुके थे। उनसे मुझे मुताद्दद मकामी एजेंटों का इल्म हुआ। मकामी एजेंटों में हिंदू भी थे और मुसलमान भी। उनमें कोई तखसीस नहीं थी। जुराइम पेशा और मिल्लत फरोशों का कोई दीन धर्म नहीं होता। ये सिर्फ नाम के मुसलमान और हिंदू होते हैं। नामों से धोखा खाकर उनकी गलत दर्जाबंदी की जाती है। सीआईडी ऑफिस में मुझे तकरीबन 1.5-2 घंटे लग गए। इस वक्त 11:15 बज रहे थे जब मैं सुनीता के पास पहुंचा।